ओके, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास को। और आज जो है वो करंट अफेयर की हमारी 12th क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो भी करंट डेज के, यानी कि 24th से लेकर ऑलमोस्ट आज के दिन तक के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को जो है वो हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा कोर टारगेट रहेगा कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी करंट को कवर करेंगे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करंट को कवर करेंगे। इससे क्या है कि एक मिक्स अप्रोच को लेकर हम चल रहे हैं, तो हमें क्या है मेंस में लिखने के लिए कंटेंट मिलेगा, डाटा मिलेगा, और प्रीलिम्स के लिए जाओ हमारे फैक्ट क्लियर होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामित्व स्कीम के बारे में। ये स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया है 2020 में। अब ये ईयर याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया, साथ में बोल सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और जो है वो 2020 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया। देन उसके बाद अब देखो क्या है यहाँ पे रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंडर जो है वो 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 27 दिसंबर को। देन उसके बाद अभी ये स्कीम में अगर हम बात करें फुल फॉर्म की कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, क्योंकि देखो कई बार एब्रीवेशन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना यहाँ पर है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूविज्ड टेक्नोलॉजी, यानी कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है वो सर्वे किया जा रहा है, विलेजेस का मैप्स बनाए जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर विजन क्या है, जब भी आप किसी स्कीम के बारे में लिखते हो, मान लीजिए अगर आपको मेंस में कोई क्वेश्चन आता है लिखने के लिए कि राइट ए नोट ऑन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो आपको ना अलग से एक हेडिंग डालकर इंट्रोडक्शन के बाद इस तरह से विजन लिखना है और फिर बताना है कि क्या विजन है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं टू एनहेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंक्रीज करने के लिए रूरल एरियाज में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और ज्यादा वो जो है वो बूस्ट करेंगे। यहाँ पर जो है वो आपका जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो बहुत अच्छे होने जरूरी है। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो सरकार का ये इनिशिएटिव, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी प्रॉपर रिकॉर्ड में है, ठीक है, अच्छे से उसके रिकॉर्ड है, वेल जो है वो आपके पास हर जो है वो अकाउंट जो है वो क्लियर है बिल्कुल, और आपके पास प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पूरी अच्छी डिटेल्स है, देन उस केस में जो है वो आप लोन भी इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट रहेगा इस स्कीम का। तो आप लोन ले सकते हैं अपने एसेट को जो है वो एज अ कोलेटरल रखकर, प्लस साथ में क्या है कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं तो उसमें भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी बनेगी, प्लस उसके बाद क्या है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी कम होंगे। तो सरकार का टारगेट क्या है कि जो आपके पास लैंड रिकॉर्ड है उसको बहुत बेहतर बनाना। और ये जो नोडल मिनिस्ट्री है रिगार्डिंग दिस स्कीम, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो उसकी नोडल मिनिस्ट्री है। मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था हमने हमारी गवर्नमेंट ने पंचायती राज को, वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू और कौन से ईयर में दिया था। 73rd Amendment 1992। 73rd अमेंडमेंट 1992। और इस टाइम पे सरकार किसकी थी, नरसिम्हा पीवी राव नरसिम्हा राव। आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला है, ठीक है, इस बार, पहला पॉइंट। 2004। हाँ ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना, इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। इस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री वो थे आपके हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी, ठीक है, जिनका जो है वो अभी देहांत हुआ। 92 ईयर ओल्ड के थे वो, और उनके जो रिफॉर्म्स थे, जो उन्होंने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे 2004 से लेकर 2014 तक, जो हमारी जीडीपी थी वो 8 to 9% ग्रो कर रही थी। आज तो 6.6 6.7 में चल रहे हैं, तो उस टाइम पे 8 to 9% हम जो है वो ग्रो कर रहे थे। तो स्वामित्व स्कीम के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी बताओ ज्योति मैम, आपसे स्कीम बहुत लिंक करती है। सर स्वामित्व योजना 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, नाइस, आपको तो अक्टूबर भी याद है, नाइस। प्रॉपर्टी कार्ड्स देने के लिए। प्रॉपर्टी कार्ड देने के लिए, ठीक है, और अभी 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। देन उसके बाद नेक्स्ट है सीएजी के बारे में, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्या करता है, इसको पब्लिक पर्स या पब्लिक गार्डियन भी कहा गया है, कि हमारा जो पैसा है उसके ऊपर जो नजर रख रहा है, बचा के रख रहा है उसको, दैट इज आपका पूरा हिसाब किताब रख रहा है, वो रख रहा है आपका सीएजी। सीएजी जो है वो आर्टिकल 148 के अंडर जो है वो हमारे संविधान में मेंशन्ड है, यानी कि एक संवैधानिक बॉडी है। इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है। प्लस एक बात हमें याद रखना है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर तो रहे हैं, लेकिन ये जो ऑफिस है इनका, ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर जो है वो ये ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। और आर्टिकल 148 लिंक करता है अपॉइंटमेंट के साथ, टेन्योर के साथ। अब जो हमें याद रखना है कि किस तरह से इंडिपेंडेंस पता चलती है सीएजी की, ये थोड़े से पॉइंट्स लिंक कर जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो टेन्योर और जो कंडीशंस है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि सीएजी अगर एक बार अपॉइंट हो गया तो फर्दर कोई और ऑफिस जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं कर सकता दोबारा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सारे के सारे ऑडिट, खाता, बायलेखा सब वही तो देखेगा। अब अगर वही दोबारा से गवर्नमेंट में चला गया तो उसके पास तो हर डिटेल पहले ही होगी। तो इसलिए सीएजी को इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाया और कहा कि अगर एक बार सीएजी बन गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। प्रेजेंट सीएजी कौन है? अभी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। प्रेजेंट सीएजी कौन है? इससे पहले कौन थे वही बता दो। प्रेजेंट वाले तो छोड़ो, अभी थोड़े गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अब सर अभी संजय मूर्ति है सर। हाँ ठीक है। लास्ट वाला गिरीश वो ठीक बताया। हाँ, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति ये अभी रिसेंट है, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो पहले थे इससे। तो अभी ये अपॉइंट हुए हैं और इनको अपॉइंट किया गया 21 नवंबर को। 21 नवंबर को किसने अपॉइंट किया इनको? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। President. दूसरा पॉइंट कि कौन से नंबर के ये बने हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। 25 25 जो है वो ये बने हैं, याद रखना। 25 सीएजी जो है वो के संजय मूर्ति, इनको अपॉइंट किया गया। 24 जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अब उसके बाद जो हमें याद रखना है कि इनकी जो सैलरी अलाउंसेस, जो पेंशन है, वो सभी के सभी जो है वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। मतलब फिक्स है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही, इंडिया से ही जो है वो इनका जो है वो पैसा, जितना भी सैलरी है, पेंशन है, वो सभी यहीं से कटेगी। दैट मीन्स कि वोटेड नहीं है, पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करेगा। रिपोर्ट जो है सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और गवर्नर को सबमिट करते हैं स्टेट्स में। देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखते हैं। रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में जाती है। फिर एक कमेटी है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो सीएजी की रिपोर्ट को स्टडी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके अराउंड पे घूम बनता है पेपर में। तो ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक ही है सेंट्रल स्टेट के लिए, तो इजी रहता है याद करना भी। देन रिजाइन किसको करते हैं ये? अगर इन्होंने रिजाइन करना है तो ये रिजाइन किसको सबमिट करेंगे? मान लीजिए इन्होंने, इनको रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? मुर्मू मैम को। ठीक है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, देखो हमने अभी कल ही बात की थी कि जो हमारे 1993 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन राइट्स पर, कहाँ पर हुई थी वो? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स हमने बात की थी, कहाँ पर हुई है? जल्दी बताओ। कल ही तो डिस्कस किया था, ऑस्ट्रिया, वेनिया। इतनी जल्दी मत भूलो। और किसने अटेंड किया था इसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए थे। तो याद रखना 1993 में जो है वो वर्ल्ड लेवल पर जो है वो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी वेनिया, ऑस्ट्रिया में। देन उसके बाद भारत में जो है वो एक इंडिपेंडेंट और कमीशन बना विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसको बनाया गया अक्टूबर 12 1993 में। और एक एक्ट के थ्रू बन रखा है ये, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। यानी कि जब मनमोहन सिंह जी वहां पर गए तो देन उसके बाद वापस भारत में आए, तो भारत में आकर जो है वो यहाँ पर एक बिल जो है वो सरकार पार्लियामेंट में आता है, और वो बिल से जो फिर ह्यूमन राइट एक्ट बनता है, जिसके थ्रू ये कमीशन बनाया गया। इसका मेन काम क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। अब ह्यूमन राइट्स कैसे कैसे, लाइक आपका लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सभी को प्रोटेक्ट करना जो है वो इनका जो है वो मेन काम है। असिस्ट करते हैं एक तरह से, और देखते हैं कि फंडामेंट हमारे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनको इफेक्ट तो नहीं हो रहे कहीं पे, तो ये टारगेट रहता है। और इसके बाद जो हमें की पॉइंट जो याद रखने हैं इसमें, ये जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें मेंबर्स की अगर हम बात करें तो फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं और पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। और जो चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा।
चेयरमैन जो है वो सिंपली याद रखना, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा कोई, या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट यानी कि सीजीआई होंगे, दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। उसके बाद एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको मेंबर्स जो है वो माइनॉरिटी से भी मिलेंगे और मेजॉरिटी से भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर 8 मेंबर्स है तो 4 फ्रॉम द आपके जर्नल मतलब बिल्कुल होंगे, लाइक आपके एक मेजॉरिटी से, और जो 4 मेंबर्स होंगे उसमें माइनॉरिटी सेक्शन से भी मेंबर्स होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपका माइनॉरिटी से होंगे, शेड्यूल कास्ट से होंगे, शेड्यूल ट्राइब से, वुमेन से, बैकवर्ड क्लासेस से, और मैक्सिमम जितने भी आपके जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स रहते हैं उनमें से एक मेंबर जो है वो यहाँ पर जरूर होगा। वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव इसमें होगा, शेड्यूल कास्ट का इसमें होगा, ताकि सभी के राइट्स को उनके अकॉर्डिंग जो है वो प्रमोट किया जा सके, पूरा पूरा जो है वो प्रॉपर ध्यान रखा जाए। ये क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, ध्यान से समझना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, दैट मीन्स सिविल कोर्ट की कुछ पावर्स इनके पास होती है, लेकिन ना ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। जो ये रिकमेंडेशंस देते हैं सरकार के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होगी। सरकार यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर इनको अपॉइंट कर रहे हैं तो इनकी एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग नहीं होगी। मुझे बताओ कि कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग मतलब वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी। इंस्टीट्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। इंस्टीट्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसकी एडवाइस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनकी एडवाइस को इग्नोर नहीं कर सकते, बाकी सबकी लाइक अगर यूए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुनते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा सुनते हैं, लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो बनाई इसलिए गई है। सारा का सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है और सिर्फ नाम चलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो जिसका नाम ही चलना है उसको फिर करना तो पड़ेगा सब कुछ। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनको रेकमेंड करती है 6 मेंबर कमेटी। और जो ये 6 मेंबर कमेटी होती है इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होंगे, लीडर्स ऑफ द ओपोजिशन इन बोथ हाउसेज, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी जो ओपोजिशन के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो कमेटी के जो है वो मेंबर होंगे। देन उसके बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री भी जो है वो यहाँ पर जो है वो मेंबर होंगे, प्लस कंसल्टेशन के लिए जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी जो है वो बुलाया जाता है। ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्योंकि देखो क्या है, यहाँ पर आपके रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है, तो जब रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो उस केस में जो है वो सीजीआई का होना बहुत जरूरी रहता है। तो हमें याद रखना है 1993 में जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना, पहला पॉइंट भारत में। देन उसका अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं, इसमें जो है वो आपके माइनॉरिटी के मेंबर भी होते हैं, मेजोरिटी के मेंबर भी होते हैं। देन अपॉइंटमेंट जो कमेटी होती है उसमें जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो कमेटी ऐसे नाम बताती है कि इनको अपॉइंट करो, उसमें पीएम होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन बोथ हाउसेज राज्यसभा एंड लोकसभा, और यूनियन होम मिनिस्ट्री। देन उसके बाद सीजीआई भी यहाँ पर होता है कंसल्टेशन के लिए, कि कंसल्ट करके मतलब बताते हैं कि किस जुडिशरी मेंबर को जब अपॉइंट करना चाहिए। सर्विस या टेन्योर की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 3 साल का जो है वो टेन्योर रहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, और इसमें जो है वो या फिर 3 साल का होगा या फिर 70 साल की एज तक, या जब तक वो 70 साल के नहीं हो जाते तब तक वो काम करेंगे, या फिर वो 3 साल काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई 61 में अपॉइंट हुआ और 64 में तो उसका 3 साल कवर हो जाएंगे पूरे, तो उसके बाद वो दोबारा बन सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि काम इन्होंने क्या करना है, काम तो सिर्फ इन्होंने वही करना है जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, सिर्फ सिंपल यही रहता है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर बताओ कि सपोज दैट कि यूपीएससी चेयरमैन को अपॉइंट कर दिया गया, तो क्या वो दोबारा एलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए, मतलब उनको दोबारा यूपीएससी चेयरमैन बनाया जा सकता है? यूपीएससी चेयरमैन को दोबारा यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है अगर वो एक बार उनका टेन्योर खत्म हो गया? हाँ या ना? इतना क्यों सोच रहे हो मुनीष सर? सर मे बी नॉट। नहीं बनाया जाता?
सर अभी तक देखा नहीं है सर, शायद नहीं बनाता होंगे। नहीं बनता ही नहीं है, दोबारा बनते ही नहीं है। 66 एज हो जाती है उनकी तब तक नहीं बनते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। जो अलाउंसेस हैं हाँ जी, सैलरीज एंड अलाउंसेस है जितने भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करती है पूरे के पूरे, ध्यान में रखना। और इंपॉर्टेंट रहेगा, रिमूवल की प्रोसेस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करते हैं। अगर लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जो कमीशन अपॉइंट किया, ठीक है, नेशनल मॉनेटरी कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो देन उस केस में जो है वो रिमूवल का काम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और यहाँ पर मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी जो है वो मैटर रहता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पूरा इंक्वायरी करता है, देन उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देता है, और फिर फाइनली जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर देते हैं अगर उन्हें लगता है। देन नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस जो है वो हर वर्ष जो है वो